अपने बच्चे के साथ बैठ के इंस्टाग्राम की रील नहीं देख सकते, क्योंकि अगली रील क्या आ जाए आपको भी नहीं पता। इंस्टाग्राम सॉफ्ट पोर्न की एक वेब प्लेटफॉर्म बन गया है, यूट्यूब सॉफ्ट पोर्न का वेबसाइट बन गया है कि आप जहाँ पे आप पोर्न जैसी चीज़ें या फुहड़ता की बातें ये आप देखते हैं, आम बातें हो गई लोगों के लिए। बहुत सारी जगह, बहुत सारे जैसे अदर कंट्री में बैन है ये बच्चों के लिए, लेकिन अपने तो यहाँ की मम्मी पापा का फ़ोन रखते हैं बच्चे। आज बच्चा यही नहीं समझ पा रहा कि मेरे लिए ये सही है और ये गलत है। अगर आप किसी को सही और गलत की पहचान भी बता देंगे तो समझो आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। छोटे छोटे बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, आप देखेंगे कि गाने गाते हैं, आपको हाँ, गाना वो आम सी बात होगी। आम सी बात है। तो क्यों एक्सेप्टेशन इतनी जल्दी हो जाती है ये चीज़ें? अब सिनेमा में दो चीज़ें आम हो गई हैं, कहीं भी आप देख लेना, एक गाली गलौज, फूहड़ता, और दूसरा जो नशा है, और नशे को तो ग्लोरीफाई किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेहनत करते हैं सारा कुछ, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाती है, उसके बाद फिर वो टूट जाते हैं। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम बच्चे से पूछते हैं, बेटा तेरा कारण क्या है कि तू पढ़ नहीं पा रहा, या तू परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या तेरे हेल्थ पे इतना एडवर्स इम्पैक्ट क्यों आ रहा है। वो बच्चा बोलता है। बच्चे जो आज नई उम्र के बच्चे, वो शादी नहीं करना चाहते, एक कारण पूछो तो कहते हैं यार ये तो झंझट है, रिलेशनशिप तो झंझट है। हमने अपने समाज में देखा, हमारे पड़ोस में देखा, खुल के ये नहीं कहेगा मैंने मेरे माँ बाप को देखा। अब पेरेंट्स मान के चल रहे हैं कि 9-10 साल की उम्र में ये बच्चा है, लेकिन वो उस उम्र में वो बच्चा नहीं है, वो चीज़ों को समझने लग गया है, वो चीज़ों को देखने लग गया है। अगर कोई हुक्का नहीं पी रहा ना, वो कहते हैं भाई तू क्यों पीता, तो कहते हैं कि संस्कृति ये का विडंबना है। ऐसे संस्कृति का संस्कृति के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं, ये विडंबना है। गलत चीज़ों में संस्कृति को क्यों लेके आ रहे हो? हुक्का संस्कृति नहीं थी, ये तब भी बुराई थी और ये आज भी बुराई है, मेरा ये मानना है। अगर इसको कोई ये कहे कि भाई ये तो अच्छी बात है, इसको बैठने का बहाना मिल जाता है लोगों को, है ना, यही बात कहते हैं। आप किसी से भी बात करेंगे, हम भी समाज में रहते हैं, हाँ जी इसको तो बैठने का बहाना मिल जाता है, इस बहाने बैठे रहते हैं, है ना, इस बहाने से बैठे रहते हैं। भाई बहाना और ढूंढ लो, बीमार मत। एक एक टीचर पे 10-10 काम थोप दिए गए हैं, और ये हकीकत भी है। जैसे जनगणना की बात लगाएं या और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, मिड डे मील भी टीचर ही बांट रहे हैं, तो ये चीज़ें कितना। मैं बीइंग ए टीचर, मुझे भी कई बार लगता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने की, लेकिन मैं फिर ये देखता हूँ मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मैं नहीं तो कौन करेगा? क्या इसके लिए अलग से लोगों को लगाया जाए? तो सरकार के काम है, सरकारी कर्मचारी ही करेंगे। कुत्ते गिनने में भी ड्रिल लगाई थी। वो कई बार ना लेटर की इंटरप्रिटेशन हम इस तरीके से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। और आज का जो पॉडकास्ट है ये लॉर्ड रामा हॉस्पिटल की तरफ से स्पॉन्सर है। मेरे साथ डॉक्टर विक्रम चहल हैं, और यहाँ दीवाड़ आपके पास, कैथल के आसपास गांव है दीवाड़, वहाँ पे लेक्चरर हैं और पढ़ाते हैं। तो बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या ये है कि +2 करने के बाद बच्चा क्या करे। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो या तो अपने टीचर के पास जाते हैं, मतलब इतना नहीं है गांव में कि वो कोई गाइड उनको अच्छे से कर सके। तो मेरे साथ विक्रम चहल जी हैं, जो अच्छे से हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था और बड़ा पसंद किया गया चहल साहब का जो पॉडकास्ट था। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया जी। +2 के बाद बच्चा क्या करे? जैसा आपने कहा, ये आपकी समझ से अकेले बच्चे की समस्या नहीं है, ये पेरेंट्स की भी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स की भी है। बच्चा 10वीं के बाद या 12वीं के बाद क्या करें? इसको अगर मैं बड़े सिनेरियो में समझूं, जैसा मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो इसको अगर मैं बड़े सिनेरियो में आपको बताने की कोशिश करूं, 3 तरह के पेरेंट्स हैं और 3 तरह के बच्चे हैं जी। सबसे पहला पेरेंट्स और बच्चा वो है जो स्कूल की बेसिक पढ़ाई के बाद ही चाहता है कि मेरी पीढ़ी काम करने लग जाए, कुछ कमाने लायक हो जाए। जी। दूसरा ये है कि जो इतनी हिम्मत रखता है कि वो उसको ग्रेजुएशन करा सके, उसके बाद वो कमा सके। और तीसरा ये है कि जो अपने बच्चों को कहते हैं कि जो आपका मन करता है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उसकी ऊंचाइयों पर जाएं। जिसको आप कहते हैं कि भाई ये तो पीएचडी कर गया, ये तो साइंटिस्ट बन गया, है ना, या ये डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर है ना। तो इस तरीके से, तो ये 3 पेरेंट्स हैं। तो तीनों पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अब जो बच्चा
पहली स्टेज पे है, जिसका पेरेंट्स ये चाहता है कि भाई मेरा बच्चा यहाँ स्कूलिंग से निकलते ही कुछ काम करने लग जाए, कमाने लायक हो जाए, तो उसके लिए तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए जी। या उसको ऑप्ट करने चाहिए कि जिसको वो यूज़ करके, जिसकी पढ़ाई करके वो इमिडिएटली कुछ कमाने लायक हो जाए। अब जैसे हम बात करें 10वीं के बाद, 10th क्लास के बाद वो क्या कर सकता है, तो 10th क्लास के बाद ऐसा बच्चा जो पहली स्टेज पे है वो प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है। जैसे आईटीआई के कोर्स हैं तो वो चीज़ें कर सकता है वो, वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है और छोटे छोटे कोर्स हैं, 6 महीने से लेके मैक्सिमम 2 साल का कोर्स है। और जो आप 2 साल का कोर्स करते हैं वो इक्विवेलेंट टू 12th होता है, वो भी आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपको उसके बाद 12वीं करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, और इसमें आपको छोटी छोटी स्किल्स सिखाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी बेसिक स्किल्स जो आज आपको मार्केट में बहुत अच्छा अर्निंग देती है। अब कोई बच्चा आईटीआई कर गया, आईटीआई करके तो बहुत सारी इंडस्ट्री तो ऐसी हैं जहाँ पे आपको वर्किंग फोर्स, जो प्रोफेशनल वर्किंग फोर्स है वो नहीं मिलती। जी। जैसे प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है ना, इस तरीके की बहुत सारी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनके पास और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। देखो यहाँ भी 2 तरीके के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं आज समाज में, जो हमारी विडंबना है। एक इंस्टीट्यूट वो है जो सीरियसली काम करवा रहा है, जैसे हम कैथल आईटीआई की बात करें तो उसके पास आप जाओगे तो आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। दूसरा, कहीं इंटीरियर में ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है कि जो केवल नाम का है, आपका दाखिला दिखा दिया, आपको 2 साल व 1 साल बाद सर्टिफिकेट दे दिया, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे भी हमें चेक रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है, आप हाथ का काम सीखेंगे तो आप कुछ कर लेंगे। अदरवाइज आप प्रैक्टिकल कोर्स है तो अदरवाइज आप बाहर जाके करेंगे क्या, आपने डिप्लोमा तो ले लिया, करेंगे क्या, ये हो जाता है। उसके बाद कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करे या इस तरीके का कर सके कि जिनके पास 4-5 साल उनके पेरेंट्स उनको संभाल सकते हैं। तो इस तरीके से तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे 10वीं के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं। बड़ा प्रश्न तो यही है कि साइंस लें, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, है ना। तो ये बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो बच्चे ने कितने नंबर लिए, आम धारणा क्या है कि बच्चे ने कितने नंबर लिए, बच्चा कितने % का है। अगर बच्चा 90 से ऊपर 10वीं में नंबर लेके आता है तो फिर वो पेरेंट्स कहते हैं कि इसको मेडिकल या नॉन मेडिकल दिलवा दो, है ना। उससे थोड़ा सा नीचे आता है तो उसको पेरेंट्स कह देते हैं कि इसको कॉमर्स दिलवा दो। और जो बच्चा बिल्कुल और 70-75 के आसपास या उसके नीचे है, 50 का 55 का इस तरीके % का बच्चा है, उसको बोलते हैं पेरेंट्स आर्ट्स दिलवा दो, है ना। तो ये एक आम धारणा समाज में चली हुई है। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। जो बच्चा अच्छा ब्राइट बच्चा है, अगर वो आर्ट्स भी ले ले तो उसके पास भी बहुत ऑप्शन है, यानी कि थोपा ना जाए बच्चे के ऊपर। उसको आप देखो कि वो करना क्या चाहता है। अब आपने एक एग्जाम में नंबर जो है वो बड़ा एक तरीके से कैसे भी आ सकते हैं, आजकल हम देखते हैं नंबर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका बच्चा ब्राइट है या आपका बच्चा अच्छा कर रहा है। वो एक चीज पहले होती थी, पड़ोसी का बच्चा, हाँ, वो एक चीज पहले होती थी कि भाई आपका नंबर से आप डिसाइड कर सकते थे। नंबर आजकल वो बड़ी बात नहीं है कि आप कितने भी नंबर लेके आ रहे हैं, वो एक चीज नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें अपने बच्चे का कैलिबर देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में है और वो अपना बनना क्या चाहता है। क्योंकि आज ना बच्चे के पास ऑप्शन बहुत हैं। आज बच्चा पहले देखता है, आज बच्चे के पास YouTube है तो YouTube में बच्चा देखता है कि भाई क्या क्या ऑप्शन उसके सामने हैं। और बहुत सारे बच्चे तो आजकल ऐसे भी हैं जो आपकी मेरी तरह कुछ यूट्यूबर बनना चाहते हैं। वो भी प्रोफेशन हो गया है लोगों के लिए, आज बड़ा अच्छा प्रोफेशन हो गया है, सोशल मीडिया का प्रोफेशन हो गया है, कंटेंट क्रिएशन का प्रोफेशन हो गया, लोग बनते हैं, लोग इसको एज ए कैरियर चूज करने लग गए हैं। और AI ने बहुत कुछ आसान भी कर दिया है। तो ये भी एक चीज है। तो आप अपने बच्चे को देखें कि वो करना क्या चाहता है। तो जिनके पास ये ऑप्शन है तो उनके पास हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका बच्चा या तो मेडिकल में जाए या नॉन मेडिकल में जाए, आर्ट्स और कॉमर्स में जाए। और इसके बाद कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे समाज में आम नहीं हैं। जैसे मैं किसी से पीछे बात कर रहा था तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑप्ट किया कॉमर्शियल एयरलाइन पायलट का कोर्स प्लस 2 के बाद।
+2 में उसने नॉन मेडिकल थी, तो उसके बाद इस तरीके के भी कोर्सेज हैं। मर्चेंट नेवी के कोर्सेज हैं कि आप नेवी में काम करते हैं, प्राइवेट नेवी जो होती हैं, प्राइवेट शिप्स जो होते हैं, उनमें भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्स हैं, तो आप उनमें काम करते हैं। तो इस तरीके से चूज़ किया जा सकता है। और आर्ट्स के बाद भी ऐसा नहीं है कि किसी ने आर्ट्स ले लिया तो उसको हमें थोड़ा-सा नीची निगाहों से देखना चाहिए, नहीं। आर्ट्स के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आर्ट्स के बाद आपके पास ग्रेजुएशन का ऑप्शन तो सबके पास ही होता है। उसके बाद आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। जी। उसके बाद आप सिविल्स के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आप एसएससी के लिए जा सकते हैं। जैसे जो बहुत फिल्मों में हम देखते हैं ना कि फिल्म जैसे बहुत सारी हम पोस्ट देखते हैं फिल्मों में, जैसे कि ये तो सीबीआई इंस्पेक्टर है, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये सब बच्चे आर्ट से बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आर्ट इतना भी बुरा नहीं है। आर्ट इतना भी बुरा नहीं है कि आपको कोई ऐसा चीज़ ना मिले। तो ये आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं। ये 3 पेरेंट्स के आपने बताया हाँ, अलग उस चीज़ के। अलग-अलग तो तरीके साथ के में पेरेंट्स हैं। जो कहते हैं कि कोटा या फिर चूरू जाएँ या फिर दिल्ली जाएँ, जी, तो उनके लिए क्या है कि तैयारी के लिए वो क्या करते हैं कि +2 में एडमिशन तो करा दिया, हाँ। लेकिन तैयारी करवाते रहते हैं आईआईटी वगैरह, तो उनका क्या फ्यूचर ये मानते हैं आप? देखिए, ये ना एक तरीके से लोगों में, हमारे समाज में भई रेस है। भई कि मेरा बच्चे का 1 साल भी वेस्ट ना हो या 1 पल भी वेस्ट ना हो। अब उस चक्कर में देखते-देखते ना फिर जो बच्चा है वो पिसता है, पेरेंट्स है वो पिसता है। अनाप-शनाप ये इंस्टीट्यूट फीस रखते हैं और एक तरीके से आप उसको सोच के देखो, अगर ऐसी ही बात हो तो फिर स्कूल की ज़रूरत क्या है? जी। अगर आप इस तरीके से इंस्टीट्यूट्स में ही चीज़ें करवा सकते हैं, तो फिर स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप उसको स्कूल क्यों आप फ़ील करवा रहे हो? क्यों उसको स्कूल भेज रहे हो? स्कूल आपको एक एनवायरनमेंट देता है, स्कूल आपको एक ग्रोथ देता है। ओवरऑल आपका एक व्यक्तित्व बनाया जाता है स्कूल में, तो वो आपको बताते हैं। अब इंस्टीट्यूट में चला गया बच्चा, सुबह इंस्टीट्यूट गया, उसके बाद कोचिंग किया, पता नहीं उसको क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर वो कोचिंग करके और रात को आके उसको रिवाइज़ करता है, कैसे खाता है, कैसे नहीं खाता। प्रेशर इतना होता है बच्चे के ऊपर कि हम हर दिन जी। न्यूज़ में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, और ऐसी बहुत सारी भी रिपोर्टिंग होती है जो होती ही नहीं। घटना उनके साथ किसी भी तरीके की हो, जी। रिपोर्टिंग किस चीज़ की होगी? अगर कोई बिल्कुल ही अनहोनी घटना हो गई है, कोई बच्चा सुसाइड ही कर गया है, रिपोर्टिंग होगी। सुसाइड तो लास्ट ऑप्शन था उसके पास, जी। वो तो पीछा छुड़वा गया सुसाइड करके। उसके अलावा मेंटल ट्रॉमास क्या-क्या हैं उस बच्चे के साथ, जो उस पूरे माहौल से, उस पूरी भीड़ से गुज़रा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती। जी। सुसाइड की बात आई तो सर एनआईटी में आज तीसरी सुसाइड हुई है। जी। तो बच्चे ये स्ट्रेस लेते हैं? क्योंकि अभी तक ये तो पता नहीं चला, लेकिन जहाँ तक स्ट्रेस की एक बड़ी वजह हो सकती है ये चीज़ें। तो स्ट्रेस से को कैसे दूर किया जा सकता है? देखो, ये लाइफ़स्टाइल की बात है। अगर हम बात करें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो स्ट्रेस का तो ऑप्शन है, आप सोच के देखो इस पे, तो हम ये बात कर सकते हैं कि स्ट्रेस का कारण क्या है। बहुत बार तो स्ट्रेस का बहुत छोटा कारण होता है, और इस उम्र में जो बच्चा आजकल, जब हम देखते हैं हमारी जनरेशन्स को देखते हैं, हम तो यहाँ समझो आप कि 5 साल 6 साल के बच्चे के साथ काम करना शुरू करते हैं और 15-16 साल का बच्चा हमारे पास होता है, तब जी। हम उसको देखते रहते हैं। तो हमारे पास एक बहुत लंबा गैप है जिसमें हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो बच्चा पहले 14-15 साल की उम्र में चीज़ें फ़ील करता था, आजकल वो बच्चा एक्सपोज़र के कारण, चाहे वो इंटरनेट का एक्सपोज़र है, मीडिया का एक्सपोज़र है ना, सोशल मीडिया का एक्सपोज़र है, वो बच्चा आज जो पहले 14-15 साल में फ़ील करता था, वो आज चीज़ों को 9-10 साल की उम्र में फ़ील करता है। अब पेरेंट्स मान के चल रहे हैं कि 9-10 साल की उम्र में ये बच्चा है, लेकिन वो उस उम्र में वो बच्चा नहीं है, वो चीज़ों को समझने लग गया है, वो चीज़ों को देखने लग गया है। तो हमें उसको थोड़ा-सा उस तरीके से समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या सोच रहा है, किस सोसाइटी में बैठ रहा है, किन बच्चों के साथ बैठ रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, इन सब से भी ऊपर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है। जी। टीवी पे क्या देख रहा है हमारा बच्चा, मोबाइल पे क्या देख रहा है, उसका भी क्लोज़ ऑब्ज़र्वेशन हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद चीज़ें धीरे-धीरे करके आप कंट्रोल में कर सकते हैं। अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लेके आ सकते हैं, अपने बच्चे को आप इस तरीके से डेवलप करिए, इस तरीके से उसको आप बड़ा कीजिए कि वो उस स्ट्रेस को मैनेज कर सके। अब जो इस तरीके के इस उम्र के पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे 10 से 15 या 16-17 साल की उम्र के हैं, या 20 साल की उम्र के जो पेरेंट्स हैं, उनको बहुत सारे रोल अदा करने पड़ते हैं।
अब अपनी उम्र में तो हो सकता है उन्होंने भी वो सारी सिचुएशन देखी हो, वो जी। सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट उन्होंने भी किया हो। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई कोर्स तो है नहीं कि मैं आपको एक कोर्स बता दूं और आप वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स कर लो और आपको आ जाएगी। जी। ये सीखना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप इसको सीखते हैं किससे? फैमिली से। आपके पेरेंट्स अपनी स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वो आपके बच्चे सीखते हैं। क्या आपके पेरेंट्स आपसी झगड़ा करते हैं तो क्या वो आपस में गाली गलौज करते हैं, तो वो भी, अब जब आपका मेरा झगड़ा हो गया, हर हम उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, तो वो भी तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। जी। है ना? तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, बच्चा देखता है, आपको देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए आप हीरो हो। तो फाइनेंशियल अगर कोई आपके ऊपर बर्डन आ गया, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? कोई सोसाइटी की आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई, उसमें आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, बच्चा देखता है। अगर आप उस स्ट्रेस को गाली गलौज के साथ, झगड़े के साथ मैनेज करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आपका बच्चा अच्छा होगा? नहीं, बच्चा वो सीखेगा, वो आपसे सीखता है। जी, आजकल गुरुकुल की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है सर। अब हर स्कूल के अंदर ऐसा हो गया कि हॉस्टल फैसिलिटी देने लग गए हैं। जी। तो क्या वजह है ज़्यादा हॉस्टल फैसिलिटी गुरुकुल की तरफ दोबारा से चलन बढ़ना? इसका एक बड़ा कारण यही है कि पेरेंट्स के पास समय नहीं है। पेरेंट्स की जो पहले जिम्मेदारी थी कि बच्चे को सिखाने की, डिसिप्लिन की, बच्चे के अंदर नैतिक गुण डालने की जो जिम्मेदारी थी, वो पेरेंट्स निभा नहीं पा रहा। पेरेंट्स, मैं कहूँगा, उस लेवल पे फेल हो रहा है और इसलिए अल्टरनेट ढूंढ रहा है। जी। इसलिए वो सोचता है कि भाई मेरा बच्चा को कोई और सिखा दे सभी चीज़ें। जैसे अब बना बनाया खाना आपको मिल हाँ। जाता है, आपको ऐसे चीज़ें आ गई हैं कि आपको दुकान तक भी नहीं जाना, ब्लिंकिट करो, आपके पास सामान आ जाता है। अब पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी इसी तरीके से बन जाए कि मैं चुटकी बजाऊं, पे करूं और मेरे सामने मेरा बच्चा बिल्कुल तैयार खड़ा मिले, मुझे सक्सेसफुल बच्चा मुझे फैक्ट्री से निकल के मिल जाए। अब वो ऐसा नहीं होता। जी। अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी भी है, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके बच्चे की कोई गारंटी नहीं है कि उस इंस्टीट्यूट में जहां आप उसको छोड़ रहे हैं और एक मोटी फीस उसको दे रहे हैं कि आपका बच्चा उस इंस्टीट्यूट से एक अच्छा आदमी बन के निकले। मैं नहीं कहता कि फाइनेंशियली कुछ हो, एक अच्छा आदमी तो बन के निकले। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हमें पर्सनली उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जो चीज़ें हम किसी दूसरे से या आदमी से मांग रहे हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से मांग रहे हैं। अब जैसा आपने कहा कि हॉस्टल में बच्चे को छोड़ दिया, हॉस्टल में छोड़ने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा डिसिप्लिन्ड है। जी। एक समय के लिए आपके बच्चे की वो सारी चीज़ें वो दबा देंगे, उसकी शरारतें, उसकी मिसबिहेवियर, ठीक है, वो डर के मारे दबाई जा सकती हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे। वो बेसिक नहीं है। अब बेसिक कहाँ से आएगा? वो फैमिली वैल्यूज से आप उसको देख सकते हैं। जब तक आपके पास समय नहीं है अपने अगली पीढ़ी के लिए, तो वो सुधार नहीं हो सकता उसमें। जी, बहुत सारे बच्चे नालायक हो जाते हैं, यानी कि बात नहीं मानना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। स्कूल का भी ऐसे है कि थोड़ा कमज़ोर है बच्चा, इन दोनों में फ़र्क तो है नालायक और कमज़ोर में। तो उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखो, हमें अपने शब्दों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि किसी को हम डायरेक्टली, जैसे पेरेंट्स भी घर में कह देते हैं तू तो नालायक है या तू काम का नहीं है या तू, क्योंकि हमारे शब्द ना एक तरीके से ऊर्जा है ना? हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए दिन में भी, अपने घर घर पे, अपने डेली रूटीन लाइफ में, कि हम किसी को लायक और नालायक ना कहें। ये क्राइटेरिया अलग अलग है। आज का समाज को देखते हुए जो अच्छा खासा कमा रहा है, जिसके पास फाइनेंस बहुत अच्छा है, वो बच्चा लायक है, चाहे उसमें 10 बुराइयां हैं। जिसके पास अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसके करैक्टर में 10 बुराइयां हैं, उसके जीवन में 10 बुराइयां हैं, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा फाइनेंस कर रहा है, तो वो दुनिया के लिए लायक है ना? तो जी। दूसरी बात ये यहाँ आ जाती है कि हमें अपने क्राइटेरिया डिसाइड करने पड़ेंगे कि हम अपने बच्चे में क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन्ड चाहते हैं, भाई मेरा बच्चा समाज में रह, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी पढ़ा दें, आखिर में कहाँ आएगा? वो आएगा तो इसी समाज हाँ। में, रहेगा तो इसी समाज में, इन्हीं लोगों के बीच रहेगा, इसी सोसाइटी में रहेगा। तो जब तक आप उसको सोशल वैल्यूज नहीं सिखाएंगे, समाज की बातें नहीं सिखाएंगे, तो वो बच्चा, मैं नहीं कहता कि वो कामयाब है या वो कामयाब नहीं है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो एक अच्छा नागरिक नहीं है। आपने हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए,
जी। और जिस समाज में आप रह रहे हैं वहां समाज में बाहर अराजकता है। आप खुल के समाज में बाहर नहीं जा सकते, आपको हर पल खतरा है कि कोई मेरे से फिरौती मांग लेगा, कोई मेरे से ये कर लेगा, कोई मेरे से वो कर लेगा। क्या आपके उस करोड़ों रुपए का फायदा हुआ? आपकी उस कामयाबी का फायदा हुआ? नहीं। कामयाबी का, करोड़ों रुपए का, आपके सब चीजों का फायदा तब होगा जब आपकी सराउंडिंग, आपके आस पड़ोस में शांति होगी, जब आपके समाज में शांति होगी। अगर आपके समाज में ही अराजकता है तो आप कुछ भी कर लें, आप डर में रहेंगे, खुल के नहीं जी सकते। जी। तो इसलिए अपने बच्चों को सोशल वैल्यूज सिखाओ, फैमिली वैल्यू सिखाओ, उनको बोलना सिखाओ, उठना बैठना सिखाओ, नैतिकता सिखाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गलत है और ये सही है। आज बच्चा यही नहीं समझ पा रहा कि मेरे लिए ये सही है और ये गलत है। अगर आप किसी को सही और गलत की पहचान भी बता देंगे तो समझो आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। जिस तरीके से आज हम समाज में देखते हैं, नशे की बात बहुत होती है और हम देखते भी हैं, उसी पे आ रहा था मैं। तो अब एक चीज सोच के देखें, मेरे पेरेंट्स हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और अगली पीढ़ी को हम कोशिश कर रहे हैं कि हुक्का और बीड़ी का नुकसान है। कैसे? वो तो उनके लिए ओबियस हो जाएगा, मेरा दादा पीता था, उसका क्या बिगड़ गया, 100 साल का वो कम रहा है ना। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से उदाहरण देते हैं, भाई मेरा दादा पीता था, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा जी, खांसी लगनी हुई, तो 100 साल का वो कम रहा। अरे भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुझे पीने का अधिकार हो गया या तुझे पी लेना चाहिए। जहां हम ये वैल्यूज सेट करते हैं समाज में, तो इसका मतलब उस बच्चे को इतनी भी नॉलेज नहीं है या उस बच्चे को इतना भी समझ नहीं है कि ये गलत है और ये सही है। आप कर रहे हैं, करें, लेकिन कम से कम एक बेसिक नॉलेज इतनी तो हो कि भाई ये बात गलत है तो ये गलत है, उसको गलती को एक्सेप्ट तो करो। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ सर, ये कहते हैं कि हम हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हुक्का की बात करें, अगर कोई हुक्का नहीं पी रहा ना रोके, वो कहते हैं भाई तू क्यों पीता, तो कहते हैं कि संस्कृति ये विडंबना है। ऐसे संस्कृति के संस्कृति के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं, ये विडंबना है। इससे बड़ा गलत स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती, चाहे कोई भी दे रहा है, चाहे वो पेरेंट्स दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं, आप दे रहे हैं, या कोई सिंगर दे रहा है, कोई हीरो दे रहा है, हीरोइन दे रहा है, या कोई पॉलिटिशियन दे रहा है। इससे बड़ी गलत स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती कि आप संस्कृति की आड़ में अगली पीढ़ी को दे क्या रहे हैं। संस्कृति की आड़ में आप उनको खेलने के लिए क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे पेरेंट्स, हम तो बहुत खेलते थे, या हम ये काम करते थे, हम इस तरीके से चीज़ों को करते थे, वो हम कह ही नहीं रहे। गलत चीज़ों में संस्कृति को क्यों लेके आ रहे हो? हुक्का संस्कृति नहीं थी, ये तब भी बुराई थी और ये आज भी बुराई है, मेरा ये मानना है। अगर इसको कोई ये कहे कि भाई ये तो अच्छी बात है, इसको बैठने का बहाना मिल जाता है लोगों को, है ना, यही बात कहते हैं। आप किसी से भी बात करेंगे, हम भी समाज में रहते हैं, हाँ जी इसको तो बैठने का बहाना मिल जाता है, इस बहाने बैठे रहते हैं, है ना, इस बहाने से बैठे रहते हैं। भाई बहाना और ढूंढ लो, बीमार मत हो। नुकसान की चीज है तो ये नुकसान की चीज है जी। अब सिनेमा कितना कुछ योगदान कर रहा है, क्योंकि हम कोई भी वेब सीरीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसमें सिगरेट और बियर, ये चीजें, ये आम सी हो गई, आम हो गई है। देखो ये पहले ना ये कहा जाता था कि सिनेमा समाज का आईना है जी। समाज में जो जो चीजें चलती हैं वो सिनेमा दिखाता है। अब इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। कोने पे लिखा भी आता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो छोटी सी एक बात आपको लिखी मिलेगी। अब वो तो बीड़ी के पैकेट पे या सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। तो यहीं पे मैं वो बात कह रहा था कि हमने अपनी पीढ़ी को ये भी नहीं सिखाया कि भैया गलत है और ये चीज ठीक है। इतनी तो समझ हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सिनेमा की हम बात कर रहे थे, तो पहले होता था कि सिनेमा जो है समाज का आईना है, समाज में जो चीजें होती है सिनेमा उसको दिखाता है। अब उल्टा हो चुका है, सिनेमा जो दिखाता है समाज में वो चीजें होती हैं। अब सिनेमा में दो चीजें आम हो गई हैं, कहीं भी आप देख लेना, एक गाली गलौज, फूहड़ता, और दूसरा जो नशा है। और नशे को तो ग्लोरीफाई किया जाता है, गन कल्चर को ग्लोरीफाई किया जाता है, ऐसे सिखाया जाता है कि जैसे जो इस बात को कह रहा है या जो इसको गा रहा है भाई वो हर रोज 4 कत्ल करके सोता होगा। इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है। करके तो देखो, एक तो करके देखो, आपको पता चल जाएगा उसका रिजल्ट क्या है।
भाई ऐसी चीजें अब करने को बहुत सारी चीजें हैं, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें बीइंग ए क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर या सिनेमा क्रिएटर जिसका आज जीवन में सबसे ज्यादा असर है, तो हमें इतना तो मोरल अपना डिग्निटी रखनी चाहिए कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। समाज को तो कुछ भी पसंद आ जाएगा। सर जैसे हम आज बात कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात कर रहे जी। हैं, कुछ ज्ञान की बातें लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं, जी तो इनकी व्यूअरशिप बड़ी कम है सर। अगर हम यहाँ पे फूडता फैलाएं और ऐसे गन कल्चर की बात करें कि बड़ा अच्छा, तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, आप देखेंगे कि गाने गाते हैं, आपको हाँ, गाना वो आम गाएं, आम सी बात हो आम गई है। सी बात है। तो क्यों एक्सेप्टेशन इतनी जल्दी हो जाती है ये चीज़ें? देखो इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ, हो सकता है देखो मैं इसमें मेरी पहुंच कम हो या मेरी नॉलेज कम हो, लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो मैंने फील किया है, हमें ना एक चीज़ बड़ी जल्दी चाहिए, सुख बड़ी जल्दी चाहिए, है ना। अब आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स देख रहे हैं, है ना, एक के बाद एक, एक जी। के बाद एक, एक के बाद एक, तो उससे आपको ना एक सुख मिलता है, एंटरटेनमेंट का सुख जिसको हम कहते हैं, वो हमें जल्दी चाहिए, 1 मिनट में मिल गया। अब पहले ये सुख 3 महीने की 3 घंटे की फिल्म में मिलता था, जी। फिर उसके बाद फिल्म भी छोटी होगी, है ना। हमारी तो 3 घंटे की फिल्म थी, हॉलीवुड की 1.5 घंटे की फिल्म थी, अब वो उससे भी कम हो गई है। अब फिल्म को भी आप क्या करते हैं कि एपिसोड्स में दिखाने लगे 40-40 मिनट के, जी। और वो भी लोग परेशान है इस बात से कि लोग 40 मिनट का एपिसोड भी पूरा नहीं देखते। तो वो सारी चीज कहाँ आ गई? 3 मिनट की रील पे आ गई थी कि जो सुख हमें 3 घंटे की फिल्म से मिलता था वो फिर घंटे पे आया, घंटे के बाद 3 मिनट पे आया, 3 मिनट से अब 60 सेकंड पे, और 60 सेकंड से अब 30 सेकंड पे। अब एज ए कंटेंट क्रिएटर, चाहे कोई भी है समाज में, कोई भी है, उसके लिए ये चैलेंज है कि जो चीज वो 3 घंटे में कहता था, अब उसको वो 30 सेकंड में कहनी है। कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि हमने व्यूअर्स को उस लेवल पे लेके आ गए हैं कि उनको वो जो एंटरटेनमेंट का सुख था, मनोरंजन का जो सुख था, वो बस इंस्टेंट चाहिए, एकदम से चाहिए। इसलिए वो मिलेगा कहां से? अब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस पूरी बात को कहने के लिए आपको और मुझे लगभग आधा घंटा लग जाएगा। जी। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बिल्कुल। अब कौन हमारा इतनी देर तक ये बातें सुनेगा? किसके पास इतना टाइम है? वो एंटरटेनमेंट का सुख कहां से मिलेगा? इसलिए ऐसी ऐसी चीजों की व्यूशिप जो है वो कम है। और जो आप बात कर रहे हैं हाँ। कि भाई जिसमें नशे की बात हो, जिसमें फूहड़ता हो, अनैतिक चीजें हो, सेक्स हो, वो सारी चीजें फिर 1 मिनट में वायरल हो जाती हैं। और अल्टीमेटली जैसा हमने पहले कहा कि लोग वायरल होने से सक्सेस को देखते हैं, पैसे से सक्सेस को देखते हैं। तो ये एक कारण बड़ा ये है कि पूरे सभी लोग किसी भी तरीके से वायरल होना चाहते हैं, किसी भी तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं कि मेरा एक प्रोफाइल बने, मेरा एक पोर्टफोलियो बने कि मेरे इतने व्यूज़ हैं और मुझे इस तरीके की इनकम आ रही है। लेकिन समाज उनको एक्सेप्ट करेगा ज़्यादा दिन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो? फिर वो मैं कह तो रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि सिनेमा जो है, ये भी सिनेमा है, मोबाइल फ़ोन ये सब सिनेमा का हिस्सा है, आज सोशल मीडिया ये सिनेमा का हिस्सा है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई पहले सिनेमा समाज का आईना होता था, अब जो समाज है वो सिनेमा का आईना है कि समाज जो है वो सिनेमा क्रिएट कर रहा है। तो उस हिसाब से हम बनते जाएंगे, सोसाइटी उसी हिसाब से बनती जाएगी। जी। आप सोच के देखें कि आप हमेशा से तो ये चीजें नहीं देखते थे, जब ये चीजें अवेलेबल हुई तो आप देखने लगे। अगर बनाने वाले ही बनाए ना तो आप कहां से देखेंगे? जी। तो ये बड़ी बात है। हालांकि सरकार अब थोड़ा बहुत जोर लगा रही है कि गन कल्चर को करना खत्म पड़ेगा। चलो गन कल्चर एक अलग बात है कि उस एक मतलब ये उन्होंने एक फ्रेम में, एक ब्रैकेट में डाल दिया कि गन कल्चर के गाने नहीं चले। गन कल्चर के अलावा देखो आप, इंस्टाग्राम सॉफ्ट पोर्न की एक वेब प्लेटफॉर्म बन गया है, यूट्यूब सॉफ्ट पोर्न का वेबसाइट बन गया है कि आप जहाँ पे आप पोर्न जैसी चीज़ें या फूहड़ता की बातें ये आप देखते हैं, आम बातें हो गई हैं लोगों के लिए। आप अपने बच्चे के साथ बैठ के इंस्टाग्राम की रील नहीं देख सकते, क्योंकि अगली रील क्या आ जाए आपको भी नहीं पता। जी। समझ के देखो इस बात को कि मैं मेरे मोबाइल पे ये भी नहीं देख सकता अपने फैमिली में बैठ के, अगली कंटेंट क्या आ जाएगा मुझे खुद नहीं पता। और इसमें कि सर इंटरेस्ट बेस है, एआई है, इंटरेस्ट बेस है। अगर थोड़ा बहुत देख भी ली, अगर आपने वो
3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए आप उस रील पे रुक गए तो उसके जैसे सुजेशन आने शुरू हो जाए, सारे सुजेशन वही आने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर आप हालांकि इस कैरेक्टर के नहीं है, आपने तो वो देखा भी नहीं जी। है ना, आप इस कैरेक्टर के भी नहीं थे। 3 सेकंड में आप क्या समझोगे, आपने उसको स्किप कर दिया, लेकिन 3 सेकंड के बाद फिर वो रील आ गई। और आप सोच के देखो कि आप कहीं समाज में ऐसी जगह बैठे हैं और आपने इंस्टाग्राम खोला और आपके सामने ऐसी रील आ गई, तो आपकी छवि क्या रहेगी? जी। मेरा तो उसमें कोई कसूर ही नहीं था, मैं तो वो देखना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे सामने तो उसने, इंस्टाग्राम ने दे दिया, तो इसमें व्यूअर का कोई कसूर नहीं है। तो आज की तारीख में सबसे खतरनाक है ये। खतरनाक सबसे, देखो सर, ये तो अब जो हम देखेंगे, जो हम कंज्यूम करेंगे, वही तो बनेंगे। तो टेक्नोलॉजी का जितना फायदा उससे ज्यादा उससे नुकसान। ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीज़ें आपके हथेली पे हैं। अब आपको उसके लिए कोई ज़्यादा सा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो आपके पास हैं सारी चीज़ें, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। बहुत सारी जगह, बहुत सारे जैसे अदर कंट्री में बैन है ये बच्चों के लिए, लेकिन अपने तो यहाँ की मम्मी पापा का फोन रखते हैं बच्चे। अब बच्चे रखते हैं वो। अब पीछे क्या हुआ, मैं कहीं की स्टडी पढ़ रहा था, शायद डेनमार्क की थी या फिनलैंड की थी, तो वहाँ उन्होंने स्कूल्स में इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें थी, जैसे टैब थी, मोबाइल था, वो अलाउ किया एक लेवल के लिए। जी। तो उन्होंने पिछले 4-5 साल में पाया कि इसका नुकसान ज़्यादा है, और उन्होंने फिर अब उसको बंद करके वापस टेक्स्ट बुक पे आ गए हैं। जो हम किताबें पढ़ते हैं वापस उस पे आ गए हैं, और उन्होंने अपने सभी इंस्टीट्यूट्स में, सभी स्कूल्स में इनको बंद कर दिया है। इसका इतना नुकसान उन्होंने देखा, क्योंकि बच्चा जो है उसको नहीं पता जी। कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। अब हम समाज में रहते हैं तो हम सारी चीज़ें देखते हैं। अब बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे के पास मोबाइल है, बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, समझते हैं, और बहुत सारे कारणों से हम उसको नहीं बता पा रहे यहाँ पे कि भाई क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। लेकिन समाज में आप बाहर घूम के देखें, आप तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इंटरव्यू लीजिए लोगों की, पूछिए कि भाई बच्चा आपका क्या देखता है मोबाइल में, पेरेंट्स को पता चलता है। अब पेरेंट्स की मजबूरी ये है कि पेरेंट्स उसको खुल के मना भी नहीं कर पाता, जी। और इसी के कारण कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है बाहर कि जिसमें पेरेंट्स कहीं ये सीख सके या ये बता सके, अपने बच्चे को सिखा सके कि ये तेरे लिए चीज़ें गलत है, ये तेरे लिए सही है। पेरेंटिंग इस तरीके की हो गई है कि बच्चे को प्यार ही देना है, सुख ही देना है, चीज़ें ही देना है। पेरेंटिंग इस तरीके की हो गई, जिसके कारण आप बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा नुकसान इस पीढ़ी के साथ है। जी। टाइम मैनेजमेंट हमने पहले भी बात की थी, जी। लेकिन दोबारा से अगर हो जाए उस विषय पे देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा टॉपिक हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक बच्चा अपने टाइम को कैसे मैनेज करे। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे इसी तरीके के हैं, बहुत बच्चे हैं जो सीरियस हैं, बहुत बच्चे हैं जो अच्छे हैं, तो इसको किस तरीके से किया जा सकता है। जी। देखो, आप मान के चलो, अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में कोचिंग जा रहे हैं, या आप स्कूल जा रहे हैं, या आप कॉलेज जा रहे हैं, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है? मैक्सिमम ड्यूरेशन इस पूरे फ्रेम की वो 6 घंटे की होती है। जी। स्कूल है तो वो भी 6 घंटे है, किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग पे जा रहे हैं तो 6 से 8 घंटे की ड्यूरेशन है। तो इस 24 घंटे में से मैं इसको 8 घंटे मान के चलता हूँ कि इसको निकाल दें आप, 8 घंटे इसमें से निकाल दें। जी। ठीक है, उसके बाद 6 घंटे आप अपनी नींद के निकाल दें, कम से कम, है ना, 6 से 7 घंटे आप अपनी नींद के निकाल दें। 8 और 6 14 घंटे आपने निकाल दिए, तो आपके पास 10 घंटे रफली बचते हैं। तो उन 10 घंटों में से आप 2 घंटे अपनी डेली एक्टिविटी के निकाल दें, जी। जिसमें आप नहाएंगे, है ना, खाना खाएंगे, आप अपनी फैमिली से बात करते हैं, तो आपके पास लगभग 8 घंटे बचते हैं, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस 8 घंटे को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो आप उसमें समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अपने स्कूलिंग के या अपने कॉलेज के टाइम की मैं बात करूं, तो हम क्या करते थे, 6 से 8 घंटे, जैसा मैंने कहा कि हम इंस्टीट्यूट में रहते थे, उसके बाद लंच किया, तो लंच के बाद आप 1 घंटा रेस्ट करिए, क्योंकि लंच के इमीडिएट बाद आप कुछ पढ़ाई, क्योंकि एक तरीके का कंसंट्रेशन का काम है, कंसंट्रेशन में माइंड थकता है, और जैसे ही चीज़ें थकावट भरी हो जाती हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है।
फिर वो बच्चा ना तो पढ़ पाता और ना वो अच्छे से नींद ले पाता। तो 1 डेढ़ घंटा आप रेस्ट करिए। जैसे ही आपने रेस्ट किया, मान के चलो कि 3 बज गए या 4 बज गए, तो उसके बाद आप 3 घंटे एक शिफ्ट लगाइए 1-1 घंटे की। जी। आपके पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप 1 घंटे एक चेयर पे बैठ सकें। बच्चों के पास 10 मिनट का भी पेशेंस नहीं है, हम देखते हैं। वो कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, इस तरह की एक एक्टिविटी, पैर हिलाना शुरू कर देंगे, है ना? तो शुरुआत में ऐसा होता है। तो 1-1 घंटे की आप 3 शिफ्ट लगाइए, 3 घंटे। उसके बाद आपके पास मान लो आपने 4 से 7 किया ऐसा, 7 से 8 बजे तक का आप थोड़ा बहुत अपने वॉक करिए या डेली रूटीन के काम करिए। उसके बाद खाना खाइए, 8 बजे फिर आप बैठ जाइए। जी। 8 से 9 बजे तक, 10 बजे तक आप फिर 2 घंटे 3 घंटे की शिफ्ट लगा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आप के यहाँ आपके घर में अगर इस तरीके का कल्चर है अर्ली मॉर्निंग उठने का, मैं तो कहता हूँ जब आपके बच्चे 9th में हो जाएं तो आपको अर्ली मॉर्निंग का उनका सिस्टम बनाना चाहिए उठने का। मेरे दादाजी तो हमें 6th क्लास से सुबह 4 बजे उठाना शुरू कर देते थे। हमारा शेड्यूल होता था 4 बजे का सुबह। 4 बजे का। 5वीं क्लास तक हम अपने माँ बाप के पास, उनके पास सो लिए तो सो लिए, अदरवाइज 6ठी क्लास से होते ही हम अपने दादाजी के पास शिफ्ट हो गए थे, उनके रूम में, और वो हमें सुबह 4 बजे उठाते थे। 4 से 6 हम सुबह पढ़ते थे और 6 से 9 शाम को पढ़ते थे। अब 4 से 6 2 घंटे, 3 घंटे शाम को, तो 5-6 घंटे आप बड़े इजीली, आसानी से निकाल सकते हैं। और जब आप सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो 15-16 घंटे किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वो बहुत आसान है, हमने किया है। अगर आपको कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं जाना और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद की, तो सुबह 8 बजे आप लाइब्रेरी बैठिए या अपने रूम पे, टेबल पे, चेयर पे बैठिए, 8 से 11 बैठिए, वही 3 घंटे का 1-1 घंटे की आप रखिए। 1 घंटे पढ़े, उसके बाद उठे, पानी पिया, वॉशरूम गए, थोड़ा सा टहल लिए, फिर बैठ जाइए 11 बजे तक। 11 बजे आप छोटा सा टी ब्रेक लिए, 15 मिनट का, 20 मिनट का टी ब्रेक लिया, उसके बाद फिर बैठ गए। 1 बजे तक आप फिर पढ़े, 1 बजे आपने लंच किया, उसके बाद 2 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक आप रेस्ट करिए, 2:30-3 बजे आप फिर पढ़ने बैठ जाइए। उसके बाद आप 5 बजे तक पढ़िए, 5 बजे टी ब्रेक लिया, उसके बाद फिर आप शाम के 8 बजे तक, 9 बजे तक पढ़िए। फिर आपने डिनर किया, डिनर के बाद आप फिर 2 घंटे पढ़िए, फिर आप सो गए, और सो के सुबह फिर आप 4-5 बजे उठ जाइए। ये शेड्यूल आपका वीक का होना चाहिए, 1 हफ्ते का। तो घर पे भी संभव है ये? घर पे संभव, आप आजकल तो जगह है लोगों के पास। पहले तो होता था कि घर में कमरे ही 2 होते थे, जगह नहीं होती थी। आजकल तो सबके पास जगह है। अब लाइब्रेरी में क्या फायदा हो जाता है कि वहां ना, घर पे जब आप बैठे तो आपके पास ना एक ऑप्शन होता है कि थोड़ा सा लेट ले, है ना? तो ये ऑप्शन होता है। लाइब्रेरी में आपके पास केवल टेबल और चेयर है, तो मजबूरी है, आपको बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं लाइब्रेरी रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास लाइब्रेरी हो। अगर आप लाइब्रेरी में बैठेंगे भी, सोएंगे भी, तो कितना, टेबल पे आप हाथ रख के, माथा रख के कितनी देर, 10 मिनट, 5 मिनट सो लेंगे। सोते हैं बच्चे वहां भी, लेकिन वो एक क्विक नैप होती है जो फिर आपको एनर्जाइज कर देती है। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो 15-16 घंटे भी आराम से निकाले जा सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी को ये मुश्किल लगता है तो आप मेरा नंबर डाल देना बेशक नीचे वीडियो के, तो मुझसे बात कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा इसको किस तरीके से किया जा सकता है। आप उनको मोटिवेशन अच्छे तरीके से करोगे? हम लोगों की मदद करते हैं, हम कई तरीके से लोगों की मदद करते हैं। बच्चे जैसे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का, जैसे मैंने बताया, जो बच्चा पहले 14-15 साल की उम्र में फील करता था, आजकल वो 10 साल की उम्र में फील कर रहा है ना? तो बच्चा जो फील करता है वो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करता, तो हम उनको जानते नहीं हैं, है ना? एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे अपनी बात बता दोगे, नुकसान ही कुछ नहीं। आप मुझे जज नहीं करेंगे, नुकसान ही कुछ नहीं, है ना? तो बताया जा सकता है। तो हम ऐसे बच्चों की, ऐसे पेरेंट्स की हम मदद बहुत बार करते हैं समाज में, कि वो हमें बताते हैं कि हमारे बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं, या बच्चे भी हमें बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स इस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को सोसाइटी से और पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका नंबर मैं स्क्रीन पे डाल दूं? हाँ, स्क्रीन पे आप हमारा नंबर डाल सकते हैं, तो हम उनकी मदद भी करते हैं। यथासंभव हमारी चीज़ें हम उनको समझाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, हम उनको लॉजिक बताते हैं। बच्चों को तो यही नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसको अगर आप बच्चे को ये पता चल जाए कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा, आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाती है
कि बेटा ये तेरे साथ इसलिए हो रहा है। जब उसको कारण पता चल जाएगा तो समाधान उसके सामने होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेहनत करते हैं सारा कुछ, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाती है, उसके बाद फिर वो टूट जाते हैं बिल्कुल। देखिए, कामयाबी के अपने अलग अलग पैमाने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एक सपना देखा कि मुझे ये करना है, जी। अब उस सपने में आप कामयाब नहीं हुए तो ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो दूसरा सपना देखिए। अब यही चीज आप अपने बच्चों को या समाज में जो बच्चे इस तरीके से टूट जाते हैं उनको समझने और समझाने की जरूरत है। सबसे बड़ी जो बात हम करते हैं वो हम एक्सपेक्टेशन बहुत कर लेते हैं बच्चे से कि माँ बाप अगर डॉक्टर हैं तो उनका बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, माँ बाप अगर प्रोफेसर हैं तो उनका बच्चा भी प्रोफेसर कम से कम बनेगा। हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं उनसे और उसको गलत प्रोफेशन में भी बहुत बार डाल देते हैं। जैसे हमारा टॉपिक की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि बच्चा क्या प्रोफेशन अपनाए, कि वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर पाए। सबसे पहला तो प्रश्न उसके ऊपर यही से आ जाता है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, तो वो पेरेंट्स की इच्छा पे ज्यादा डिपेंड है, बच्चे की इच्छा पे कम डिपेंड है। और पेरेंट्स समाज को देख के चलता है कि भाई समाज में फलाने का बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, तो वो उसको देख के चलता है। और जब अगर आपके, मैं तो एक चीज कहता हूं, अगर आपके फाइनेंस ठीक हैं पेरेंट्स के, तो अपने बच्चे को फोर्स मत करो किसी चीज के लिए। वो जो बनना चाहता है कोशिश करो कि उसको सपोर्ट करो। सर इसमें अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया है फिलहाल, या नहीं, फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है फिलहाल तो ऐसे ही? बस ऐसे ही समाज सेवा कर रहे हैं। बल्कि मैं ना इसमें ना दो चीजें मैं बहुत दिनों से देख रहा था लोगों के साथ। जी। अब हमने बात करी पूरे कैरियर पे और इस सारी चीज़ों पे, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी संस्था है हमारे आसपास के, समझो कि 10 शहरों में? है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, कहीं भी बेचारे नहीं अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है बेचारों के पास। जो भी कुछ पूछते हैं लोग तो वो आप जैसे मेरे जैसों से पूछ लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है, एक सबसे बड़ा मतलब होना चाहिए ऐसा। होना चाहिए, है ना। अगर इस तरीके के कोई आसपास इंस्टीट्यूट हों या कोई ऐसे संस्थाएं हों जो पेरेंट्स को और बच्चों को इस तरीके से गाइड कर सकें तो बड़ी अच्छी वो रहती है। आप ही शुरुआत कर दो सर कोई नहीं, हम तो संस्था के चलो साथ। समाज का हिस्सा होने के नाते समाज सेवा के तौर पे ये काम करते ही हैं। जब हम बात करते हैं लोगों से, खास तौर पे पेरेंट्स से, हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स वैसे भी, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है तो पेरेंट्स कम पढ़ा लिखा है, उसको पता नहीं इस बात का। तो जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि भाई मेन मेन सी क्या क्या समस्या लेके आते हैं पेरेंट्स आपके पास? देखो, सबसे जो पहली समस्या जो पेरेंट्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं वो तो डिसिप्लिन की है कि बच्चे का डिसिप्लिन नहीं है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। और ग्रामीण प्रवेश में तो यहाँ तक भी है कि बच्चा माँ बाप के साथ गाली गलौज भी करता है। पहली समस्या डिसिप्लिन की है। दूसरी समस्या बुरी बुरी आदतों की है, खास तौर पे जैसे आपने कहा कि हुक्का है वो और नशा है, वो उस लत में चलता है। और तीसरा, ये सभी पेरेंट्स की ही शिकायत है, ये तो किसी का चाहे कितनी देर भी पढ़ता हो, तीसरी बात ये है कि हमारा बच्चा उस तरीके से नहीं पढ़ रहा जिस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये 3-4 शिकायतें पेरेंट्स करते हैं और बच्चे भी शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे खोट जी। बच्चे में है, नहीं, पेरेंट्स में भी कुछ कमियां हैं, बच्चे भी शिकायत करते हैं। खास तौर पे बच्चे मेंटल ट्रॉमा में होते हैं अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को लेके कि मेरा माँ का मेरी बाप के साथ नहीं बन रही, मेरी बाप की मेरी माँ के साथ नहीं बन रही, या मेरे घर में लोगों के साथ नहीं बन रही, जिस वजह से बच्चा ट्रॉमा में होता है। तो ये बातें शेयर कर लेते हैं बच्चे? जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम बच्चे से पूछते हैं, बेटा तेरा कारण क्या है कि तू पढ़ नहीं पा रहा, या तू परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या तेरे हेल्थ पे इतना एडवर्स इम्पैक्ट क्यों आ रहा है। वो बच्चा बोलता है कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ, मैं घर से परेशान हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सारा कसूर बच्चे में है, नहीं, आधा कसूर पेरेंट्स में भी है।
आपको ये समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स की किसी बात पे अनबन भी है तो उसको ये समझना चाहिए कि ये अनबन आपको कैसे सोल्व करनी है। क्या अपने बच्चों के सामने आप ये सारी बातें कहेंगे? उसको अलग बैठिए, उसको अपने बच्चों के सामने मत झगड़िए, अपने बच्चों के सामने मत लड़िए, उस पर इम्पैक्ट क्या जाएगा। आज समाज में आप चीज़ देखते हैं कि लोग ना शादी नहीं करना चाहते। बच्चे जो आज नई उम्र के बच्चे वो शादी नहीं करना चाहते। कारण पूछो तो कहते हैं यार ये तो झंझट है, रिलेशनशिप तो झंझट है। हमने अपने समाज में देखा, हमारे पड़ोस में देखा, खुल के ये नहीं कहेगा मैंने मेरे माँ बाप को देखा। हमने समाज में देखा वो ऐसे है, ये तो तलाक हो गया, उसका लड़ने लग रहा है, ये तो कोई लॉयल्टी नहीं है, ये तो ये हो गया। क्यों क्यों? क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को देखा है लड़ते हुए, झगड़ते हुए, बिना बात पे। तो उस बच्चे पे क्या असर जाएगा? वो सोचेगा कि यार शादी तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो खराब है, यहाँ तो परेशानी बहुत है। तो वो क्यों कहेगा? तो वो फिर क्विक उसमें जाएगा साइड में। जैसे लोग आजकल बोलते हैं ना कि भाई ये तो लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन में आपके पास ऑप्शन है, आसान है लोगों के लिए। रहे नहीं रहे तो नहीं रहे, छोड़ दिया, है ना। तो ये समस्या आ रही है। तो हमें पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने कुछ मैटर्स रिजोल्व भी करना चाह रहे हैं तो कम से कम अपने बच्चों को इस तरीके से समझाएं या समझें कि उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इस बात का ना पड़े। जी, आप गवर्नमेंट जैसे स्कूल में पढ़ाते भी हैं तो उस वहाँ पे और जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट वाले बच्चे फिर भी अच्छे रहते हैं। तो वो क्या कारण है? वो तो इतना पढ़ भी नहीं सकते, ना कोई टाइम मैनेजमेंट, कुछ नहीं। देखिए इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन ब्राइट बच्चा आपको हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्राइट बच्चे नहीं हैं, हमारे पास भी बहुत ब्राइट बच्चे हैं, परसेंटेज वाइज बहुत ब्राइट बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, गेम्स में बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब हम बात कर लें, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो देखो प्राइवेट स्कूल दो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है कि उसको एज ए इंस्टीट्यूट, एक स्कूल का इंस्टीट्यूट भी उसको दिखाना है और उसको एज ए बिजनेस यूनिट भी काम करना है। जी। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ ये है कि उनको एज ए इंस्टीट्यूट, मॉरल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी काम करना है और दूसरा उनको एज ए बिजनेस इंस्टीट्यूट भी काम करना है, अपने प्रोफेशन भी देखने हैं। ओवरऑल कागजों में चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखना डॉक्यूमेंटेशन में स्कूल जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लगभग सभी उसको अथॉरिटी कह लो या उसको एक तरीके का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इसी बात का मिलता है कि तुम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन क्या एक्चुअल में वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन आगे से हटा दो, नॉन हटा दो बस उसको। एक बच्चे की हमारे शहर में अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो 3 से 5 हजार रुपये फीस है, 3 से 5 हजार रुपये फीस है एक बच्चे की। और गवर्नमेंट में बात करें तो आप फीस है ही नहीं। मैं पीछे मुझे मौका मिला गांव में जाने का, हम कैंपेनिंग करते हैं गांव में जाके ना, बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में लेके आने के लिए सभी करते हैं, प्राइवेट स्कूल भी करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी करते हैं। तो हम वहाँ थे तो पेरेंट्स बोलते हैं, आदमी खास तौर पे, कि भाई हम तो चाहते हैं कि आपके पास हमारे बच्चे जाएं, औरतें नहीं चाहती। या कई जगह पे औरतों ने कहा कि गुरुजी हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाए लेकिन इसका पापा नहीं चाहता। मैं कहा क्यों? कहता जी उसको शर्म आती है कि आपका बच्चा सरकारी में पढ़ेगा। ये लोगों का मतलब, लोगों ने रेपुटेशन का एक हिस्सा बना लिया है इसको कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये भी रेपुटेशन है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है तो रेपुटेशन। अदरवाइज मैं आपको आज आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। कारण बता रहा हूं, आपको यहां 8th क्लास से 7th क्लास से प्रिपेयर किया जाता है ऑल इंडिया के टेस्ट के लिए। हमारे यहाँ सुपर अंडर एक स्कीम है जिसमें आप एडमिशन लेते हैं जी। पूरे हरियाणा के सभी बच्चे एंट्रेंस देंगे और फिर आप उसमें एडमिशन लेते हैं और फिर गवर्नमेंट आपको विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके की कॉस्ट नहीं है, आपको कोचिंग दिलवाती है। कहाँ से? जो शुरुआत में आपने कहा था कि भाई कोटा के इंस्टीट्यूट से, फलाने इंस्टीट्यूट से, उनसे। और फिर वो बच्चे आईआईटी में, वो बच्चे एम्स में, वो बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत अच्छे एडमिशन लेते हैं। ये अच्छी पहल है।
लेकिन लोगों ने क्या किया कि लोगों ने इसको रेपुटेशन का हिस्सा बना लिया कि ये तो हमारी रेपुटेशन है। जी, लेकिन लोगों में जो समाज में एक बात और चलती है और सरकार भी लगातार आदेश निकालती रहती है, एक-एक टीचर पे 10-10 काम थोप दिए गए हैं। और ये हकीकत भी है, जैसे जनगणना की बात लगाएँ या और बहुत सारे ऐसे कारण हैं। मिड डे मील भी टीचर ही बाँट रहे हैं, तो ये चीज़ें कितना कुछ देखो कहीं सर, इफेक्ट ये तो जा रहा है समाज पे। आज से नहीं है, ठीक है? समाज में एक मैसेज जा रहा है। अब सरकार, आपको अगर मैं कहूँ कि आप आँख बंद करें और बताएँ सरकार क्या है, तो सरकार का कोई चेहरा तो है नहीं। जी, हम ही सरकार हैं, आप और हम सरकार हैं, सारे काम हमें ही करने हैं। बस बात मैनेजमेंट की है। अगर इसको अच्छे से मैनेज कर लिया जाए, केवल मैनेजमेंट को, काम बड़ी बात नहीं है। अच्छे से मैनेज नहीं किया जा रहा है चीज़ों को। अगर आप और हम इसको अच्छे से मैनेज कर लें तो सारे काम आसानी से किया जा सकते हैं। अब एक चीज़ सोच के देखें, हम बहुत बार शिकायत करते हैं, समाज में, अखबार में भी शिकायत करते हैं कि इतनी चीज़ दे दी, इतनी चीज़ दे दी, इतनी चीज़। मैं बीइंग ए टीचर, मुझे भी कई बार लगता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने की, लेकिन मैं फिर ये देखता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जी। मैं नहीं तो कौन करेगा? क्या इसके लिए अलग से लोगों को लगाया जाए? तो सरकार के काम है, सरकारी कर्मचारी ही करेंगे। बस अंडरलाइन क्या है कि इसको अच्छे से मैनेज कर लिया जाए। इसको तरीके से, सलीके से अगर हम करें, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑफिसर हैं जो इसको तरीके से कर रहे हैं। कुत्ते गिनने में भी ड्रिल लगाई थी। वो कई बार ना लेटर की इंटरप्रिटेशन हम इस तरीके से करते हैं। जी, अब वो ये नहीं था कि आपको गांव में जाके गिनने हैं, जी, है ना, या आपको वो करना है। अब एक चीज सोच के देखिए, जब भी आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हाँ, तो वहां पे व्यवस्था उस तरीके की नहीं आपको दिखती जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको दिखेगी, जी, है ना। मान लो हम किसी जगह पे गए, वहां पे अच्छे से घास नहीं कटी हुई है, वहां के बाथरूम उतने अच्छे नहीं है, है ना। अब क्या, अगर हम और आप कहीं जाएंगे तो क्या वो ऑफिसर इस काम को करेगा? जिस एम्प्लॉय की इस काम के लिए भर्ती हुई है, हो सकता है वो अपनी ड्यूटी के प्रति उतना सचेत नहीं है। अब जी, जो कुत्ते गिनने वाली बात आप कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं था कि गांव में जाके किसी को कुत्ते गिनने थे, नहीं। उसने, उस लेटर का मतलब ये था कि आपके इंस्टीट्यूट की बाउंड्री के अंदर अगर कोई स्ट्रे डॉग है हुँ, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके उसको कोशिश करके। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में कुत्ता बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो तो कई महीनों से, कई हो सकता है पैदा ही स्कूल में हुआ वो कुत्ता हो, तो वो अपनी जगह को छोड़ के कैसे जाएगा? तो आपको वो कोशिश करनी थी कि आप उसको बाहर भेजें। जी, ऐसा नहीं है, कई स्कूलों में मैं गया हूँ, तो बड़े अच्छे स्कूल मैनेज किए हुए हैं सर। जी, मैं धमतान साहिब का एक स्कूल का नाम लूँगा, गर्ल्स स्कूल है। जी। वहाँ तो बस की फैसिलिटी भी दी हुई है पंचायत के द्वारा। देखो, ये गवर्नमेंट स्कूल का जो स्ट्रक्चर था, ये समाज से चलता था। अब आप सोच के देखें, हमारे गांव का जो स्कूल है, हाँ, या हमारे गांव का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें जमीन किसने दी होगी? समाज में। आपके और मेरे जैसे लोगों ने, एक एक दो दो एकड़ मैं जानता हूं किन लोगों ने दी है। हाँ, तो दान से चलता था। गवर्नमेंट का इनमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन रहा है पुराने समय में। अब चलो चीजें चेंज हो गई हैं कि समाज उस तरीके से दान नहीं दे रहा, या उस तरीके से इसमें हिस्सेदारी नहीं कर रहा, लेकिन पहले रहा है। तो जहां पर भी गांव, जहां पर समाज, जहां पर लोग इन इंस्टीट्यूट्स के साथ हैं और इनको अच्छे से चला रहे हैं, वहां पे यही लोग, यही इंस्टीट्यूट्स, यही टीचर आपको रिजल्ट देते हुए भी दिख रहे हैं। जी, और जहां पे समाज पीछे हट गया, तो फिर वो इंस्टीट्यूट भी पीछे रह जाता है। जी। तो हम भी सरकारी स्कूल के ही पढ़े हुए हैं सर, तो 20 सब, आपकी और मेरी पीढ़ी के सभी लोग सरकारी से पढ़े 20 रुपए फीस होती थी, अब कितनी है सर? अब फीस है ही नहीं, अच्छा, है ही नहीं अब। कोई फीस नहीं है, उल्टा सरकार आपको स्टाइफंड देती है। क्या बात है सर। स्टाइफंड मिलता है आपको। और अब तो सरकार ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, जैसे जो मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं, तो वो तो सीबीएसई की तर्ज पे बना दिए। पेरेंट्स का रहता है ना कि मेरा बच्चा सीबीएसई में पढ़े, हाँ, तो अब आपके ही आसपास आपको स्कूल मिल जाएगा जो सीबीएसई की तर्ज पे है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, और स्टाफ आपके पास पूरा है। बस जो मैंने अंडरलाइन बात कही थी कि मैनेजमेंट, अगर हम उसके मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट कर लें, तो आप देखें भाई, फिर वो कहीं भी पीछे नहीं है। जी।
बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर। काफी अच्छी बातचीत आज Thank की you, हुई thank सर, you। पहले की तरह, जी। पहले से ज्यादा अच्छी बातचीत हुई। जी जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और सलाह लेने के लिए कोई भी, तो हम ये नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे ही प्रोवाइड करवा देंगे। आप सर से सलाह ले सकते हैं, और इसकी फिलहाल कोई फीस नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद। जी, थैंक यू।